BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो आज का लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 14, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, अर्थात प्रकाश और छाया का निर्माण। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी वह प्रकाश और उससे संबंधित छाया के बारे में होगी। तो सबसे पहले आज के प्रमुख घटकों को जान लेते हैं। हमारी चर्चा का पहला घटक होगा प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है या दिखाई देता है। फिर प्रकाश का संचरण, यानी प्रकाश कैसे गतिशील होता है। और तीसरा मुद्दा है उसमें प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश परावर्तित होती है तो कैसे होती है। अगला मुद्दा होगा इसमें समतल दर्पण का प्रतिबिंब। तो प्रकाश समतल दर्पण से जब टकराती है तो क्या होता है या उसमें दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम घटक है प्रकाश के कारण छाया का निर्माण किस प्रकार होता है, उसे हम जानेंगे। तो हमारी चर्चा शुरू करेंगे प्रकाश के स्रोत। और जब भी हमारे विज्ञान की कोई चर्चा होती है तो हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों को, दिखाई देने वाले घटकों को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो जब हम प्रकाश की बात करें तो बच्चों, आपने प्रकाश या रोशनी कहाँ से आते हुए देखा है। तो जब हम रात की बात करें और रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आसमान में टिमटिमाते हुए असंख्य तारे नजर आते हैं। तो निश्चित है उसमें कोई न कोई प्रकाश वहां से आ रही है। वो बहुत दूर है इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें प्रकाश हमें दिखाई देता है। उसके बाद जब हम जमीन की ओर देखें तो कुछ जगह जहाँ पर बहुत घास, हरियाली, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर एक कीटक जिसे हम जुगनू कहते हैं वह उड़ता हुआ नजर आता है और चमकता हुआ नजर आता है तारों की तरह। तो जुगनू एक छोटा सा कीटक है, उसमें से भी हमें प्रकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, वह चमकता है। उसके बाद फिर चलते हैं आसमान की ओर तो हमें एक बड़ा सा गोल आकार का उपग्रह हमारा दिखाई देता है, चंद्रमा। उसमें से भी हमें रोशनी आती हुई नजर आती है और अंधेरी रात में वह उजाला हमें सामने दिखाई देता है।
तो चंद्रमा भी हमारे लिए एक प्रकाश का स्रोत ही है। तो तारे, जुगनू, चंद्रमा, रात की बात हो गई। चलते हैं अब दिन की रोशनी में, और दिन की रोशनी में हमें सबसे अधिक आकर्षित करता है रोशनी का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, वो है सूर्य। जितना तेज सूर्य है उतना बड़ा स्रोत प्रकाश का हमारे लाइफ में हम कभी अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि इतना दूरी पर होने के बावजूद इतनी प्रखर रोशनी हमें, प्रकाश हमें वह देता है। तो जुगनू, तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये सब प्रकृति में मौजूद प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। अब कुछ घटक हम ऐसे देखते हैं जो हम मानव ने निर्मित किया है और उससे प्रकाश लेते हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, इससे भी हमें रोशनी या प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है। उसके अलावा बिजली से चलने वाला या बल्ब, हमारे घरों में हम देखते हैं विद्युत से, यह भी हमें प्रकाश देता है, तो प्रकाश का स्रोत है बल्ब। उसके अलावा सेल से चलने वाला यह टॉर्च है, जब जलाते हैं तो इससे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो इस तरह हमने कुछ प्रकाश के स्रोत देखे, जुगनू, तारे, चंद्रमा और सूर्य। प्रकृति में ये मौजूद हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं इन्हें। और बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, जिसे मनुष्य ने निर्मित किया है, इसे हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी प्राकृतिक प्रकृति में है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मनुष्य ने जिसे बनाया है, तो ये प्रकाश के स्रोत है। तो प्रकृति में बहुत सारे वस्तुएं मिलते हैं, और हर कोई प्रकाश का स्रोत तो नहीं है। बराबर हम देख रहे हैं, मोमबत्ती से लेकर टेबल लैंप, टॉर्च, बल्ब, एक मछली एक प्रकार का, फिर वहां पर हम देख रहे हैं जुगनू, कप, आम, पृथ्वी, सूर्य। ये सब पृथ्वी पर, पृथ्वी से दूर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ घटक स्रोत हैं। इनमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं, घटक ऐसे हैं, पिंड ऐसे हैं जो कि खुद अपना प्रकाश बाहर निकालते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम प्रदीप्त, ल्यूमिनस वस्तु या पिंड कहते हैं। तो प्रदीप्त मतलब ऐसा वस्तु या पिंड या पदार्थ या घटक जो स्वयं प्रकाश बाहर निकालता है, प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमबत्ती, बल्ब, जुगनू, टॉर्च, एंगलर फिश मछली और सूर्य, ये प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, ल्यूमिनस के। और जो वस्तुएं अथवा पिंड स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, हो सकता है वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन स्वयं प्रकाशित बिल्कुल नहीं होते, उन्हें अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त मतलब स्वयं का प्रकाश जिसमें है, और अप्रदीप्त जिसमें स्वयं का प्रकाश बिल्कुल नहीं होता। तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, लेकिन वह अप्रदीप्त है, जबकि मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। तो मोम, जुगनू, टेबल लैंप, बल्ब, एंगलर फिश, टॉर्च, ये सब प्रदीप्त है, ल्यूमिनस घटक हैं, जबकि कप, पृथ्वी, चंद्रमा, आम, बहुत सारे ऐसे वस्तु, घटक, पदार्थ हैं जो अप्रदीप्त होते हैं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त का अंतर समझ में आ गया। प्रकाश भले मिले हमें, लेकिन स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, और प्रकाश मिले एक जरूरी भी नहीं है। तो प्रदीप्त का मतलब जिसमें प्रकाश होता ही हो सकता है वो प्राकृतिक हो सकता है वो मानव निर्मित हो, लेकिन उनमें उनका प्रकाश है। और अप्रदीप्त में वो भी प्राकृतिक हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है, लेकिन उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है।
तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त घटक वस्तुएं या पदार्थ हमने अभी जाना। आगे हम देखेंगे अपना दूसरा जो मुद्दा था, प्रकाश का संचरण। आखिर प्रकाश कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके चलने का जाने का तरीका क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रयोग देखना पड़ेगा। क्या प्रकाश निकलते हैं और इस तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर आगे बढ़ती है, या किसी एक जगह से निकलकर वह सीधे इस किरण की तरह एकदम सटीक सीधे सरल मार्ग से जाती है। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना सकती है क्या प्रकाश, या केवल सरल रास्ते से ही जा सकती है? तो उसके लिए हम एक दो प्रयोग से ही जान पाएंगे। जैसे कि एक टॉर्च है और ये एक पर्दा है। अगर हम टॉर्च जलाते तो उसकी रोशनी, प्रकाश जो है वो निकलती है और पर्दे पर उजाला नजर आता है। ये बहुत सामान्य सा अनुभव है। आप घर में भी अंधेरे में टॉर्च जलाइए, दीवार पर फोकस कीजिए तो आपको इस तरह से उजाला नजर आए। अब क्या करते हैं हम, ये है टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश और राइट साइड में दीवार पर सीधे पहुंच गया। अब वो घूम कर गया, सीधे गया, कैसे पता लगेगा? हो सकता है ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा होकर वहां पहुंच गया, क्योंकि हमें रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। तो क्या करेंगे, किस मार्ग से आ रही है उसको जानने के लिए हम इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। पर्दा है, टॉर्च है, टॉर्च को जलाया हमने और हमें पता है ये रोशनी पर्दे पर या दीवार पर नजर आती। हम क्या करेंगे, इसके बीच में तो इन रास्ते से सीधे सरल या टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने के लिए कौन सा रास्ता उसने अपनाया, उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्रयोग करके देखते हैं। यह है एक मोमबत्ती, बराबर, और उसके सामने हमने 3 पुट्ठे लगा दिए हैं। तीनों में मोमबत्ती की ही रोशनी जो बत्ती है उसकी ऊंचाई पर एक छेद है। उस छेद में से हम देखें तो हमें मोमबत्ती दिखाई देगी हर पुट्ठे की। क्या करते हैं, अब सबसे आखिरी पुट्ठे के दूसरी ओर खड़ा होकर हम देखें तो क्या हमें वह मोमबत्ती दिखाई देगी? उसकी रोशनी ऐसे निकलती है और वह पहले पुट्ठे में से पार होकर दूसरे पुट्ठे पर टकराती है, लेकिन उसमें से आर पार नहीं जाती है। इसका मतलब हमें वह रोशनी दिखाई नहीं देती। अगर वह रोशनी इस तरह टेढ़े मेढ़े घूम कर जाती प्रकाश, तो शायद हमें दिखाई देता, उसकी ज्योत दिखाई देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको पुट्ठे को एकदम सीधे इस तरह रखते हैं कि तीनों छेद एक के सामने एक आ जाए। तब हमें महसूस होता है, दूसरी ओर से हम देखते हैं तो हमें वह रोशनी नजर आती है और मोमबत्ती की जलती हुई रोशनी, प्रकाश, वह इन छिद्र से होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमें वह दिखाई देती है। जबकि फिर से उसको सरका देने पर, कि पुट्ठे को आगे पीछे सरका देंगे तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई देती है, फिर सीधा कर देंगे तो वह दिखाई देती है। इससे ये साबित हो रहा है कि प्रकाश एकदम सीधे सरल मार्ग से ही गतिशील रहती है। तो प्रकाश का संचरण सरल रेखीय मार्ग से ही हो रहा है, ये हमें ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अगला है तीसरा घटक मुद्दा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश हमने देखा सीधे सरल मार्ग से जाती है, तो क्या वो सीधे सीधे ही जाती है? क्या वो मुड़ नहीं सकती? परावर्तित होती है अथवा नहीं होती है? तो कैसे जानेंगे हम? तो वही प्रयोग देखते हैं। कौन सा? टॉर्च और हमारा एक पर्दा। हमने ये जाना कि प्रकाश एकदम सरल सीधे मार्ग से होकर जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बीच में कोई ऐसा पदार्थ लगा दें जिसके आर पार न जा सके, तो भी क्या पीछे दीवार में या पर्दे पर रोशनी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर रोशनी जो है पहले वाले पुट्ठे पर आके रुक जाएगी, और हमें ये पता है कि ये सीधे सरल मार्ग से जाएगी तो मुड़कर वापस पर्दे पर नहीं पहुंच पाएगी। अब चलते हैं, एक आईना लेते हैं, दर्पण लेते हैं, उसको दूसरी ओर रखते हैं और टॉर्च को घुमाकर रोशनी दर्पण की ओर ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि दर्पण से टकराकर रोशनी पर्दे पर पहुंचती है। तो ये क्या हो गया? अब तो यह मुड़कर आ गई। तो क्या प्रकाश सरल मार्ग से नहीं जा रही है? बिल्कुल सरल मार्ग से ही जा रही है, लेकिन पहले सरल मार्ग से जाकर वह आईने से टकराती है और आईने से मुड़कर फिर सरल मार्ग सीधे ही मार्ग से आती है। यानी टकराकर वह मुड़ सकती है, परावर्तित हो जाती है। मुड़ने का मतलब परावर्तित हो जाती है, लेकिन जाएगी सीधे ही जाएगी, टेढ़े मेढ़े घूमकर वह कभी भी नहीं जाती। उसी प्रकार मोमबत्ती को भी इसी तरह रखकर हम देखें, आईने में हमें मोमबत्ती नजर आएगा, जबकि बीच में पुट्ठा है तो हमें मोमबत्ती सीधे देखने पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आईने में दिखाई देती है। तो प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठ भाग से टकराकर वापस लौटती हैं। ये हमने देखा। समतल ये आईना या दर्पण से टकराकर रोशनी हमारी आंख तक आ गई है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, वो जाएगी सरल मार्ग से ही, टकरा के फिर घूमेगी तो भी सीधे ही आएगी। वो टकरा के जहां भी जाएगी वो सीधे सीधे ही जाएगी, भले उसकी दिशा बदल जाए, लेकिन जाएगी सरल मार्ग से ही। और परावर्तित किरणों के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। तो रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है तो रोशनी का वह भाग हमें दिखाई देता है, और रोशनी अगर वहां ना हो तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो परावर्तित किरणों के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जैसे आपके सामने कोई वस्तु रखी है, ग्लास रखा है, तो गिलास हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बाहर से आने वाली रोशनी जो है, प्रकाश जो है, वो गिलास से टकराकर हमारी आंखों में आती है, तो हमें वो गिलास नजर आता है। कोई भी वस्तु, उदाहरण के तौर पर दिन में हमें बहुत सारे घटक नजर आते हैं। तो क्यों नजर आते हैं? रोशनी कहाँ से टकरा के आती है? तो सूर्य से मिलने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश है, वो हर वस्तु पे गिरती है, जहाँ पर वो टकरा के यहाँ वहाँ सीधी सरल मार्ग से जाती है और हमारे आंखों में भी आती है। तो जो आंखों में किरणें आती हैं उसी से हमें वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे कि सूर्य, एक प्रयोग देखते हैं, हमने किया है ये, एक आईना लेकर सूर्य की रोशनी को हम इस तरह से वापस भेज सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। और हमने ये प्रयोग किया है। देखिए, घर के पिछवाड़े वाले दीवार पर सूर्य की किरणें पहुंच गई, जबकि वैसे नहीं पहुंच रही थी तेज, लेकिन आईने के कारण उसका परावर्तन हुआ और वह दीवार पर दिखाई दे रही है। अगर हम वहां खड़ा रहें
उस दीवार के पास, तो हमें आईने में सूर्य नजर आएगा। तो इस बच्चे को सूर्य नजर आएगा कहाँ? आईने में। वो सीधे सूर्य को नहीं देख पा रहा है क्योंकि बीच में घर है, लेकिन आईने में परावर्तन के कारण वह सूर्य को देख सकता है। तो परावर्तित किरणों के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के शरीर से, चेहरे से, हर जगह से किरणें परावर्तित जितनी होती है वह आंख में आती है, तो हमें वो पूरा मनुष्य दिखाई देता है। तो इस तरह से ये प्रकाश का परावर्तन सीधे सरल मार्ग से होता है, समतल भाग से वह परावर्तित हो जाता है और उसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा प्रयोग देखते हैं। तो परावर्तित किरणों के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। किरणें परावर्तित न हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। और इसका उदाहरण हम कहाँ देखते हैं? दिन में हमने अभी आईना देखा, यहाँ देखिए वह पेड़ हमें क्यों दिखाई देता है? तो पेड़ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें टकराकर हमारी आंखों में आती हैं और हमें पेड़ का वह हिस्सा दिखाई देता है जिसमें प्रकाश की किरणें टकराती हैं। तो यह पेड़ हमें दिखाई दे रहा है दिन में। लेकिन जैसे अंधेरा होता है तो क्या हमें वो पेड़ दिखाई देता है? आपने नोट किया होगा बच्चों, जैसे रोशनी कम होती जाएगी हमें वो दूर की वो वस्तुएं नजर नहीं आएगी, जबकि वो वहां होती, क्योंकि प्रकाश है ही नहीं तो टकरा कर आती नहीं है, इसलिए हमें वह वृक्ष या पेड़ दिखाई नहीं देता। जबकि हमें आसमान में चांद दिखाई देता, और चांद तो अप्रदीप्त है, तो इसका मतलब उसमें रोशनी कहाँ से आई? तो सूर्य जो दूसरी ओर है हमारे पृथ्वी के, वहां से आने वाली रोशनी प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा से वह परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। जितने हिस्से से वो परावर्तित होता है उतना हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो चांद इस तरह से कभी आधा कभी पूरा नजर आता है। तो परावर्तित किरणों के कारण ही हमें वह चांद नजर आ रहा है। तो अंधेरे में नहीं नजर आता कोई वस्तु, तो कारण वही है क्योंकि प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित नहीं होती और हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम इस कार को देख रहे हैं सामने से, तो इस बच्चे को सामने के हिस्से से जो किरणें आ रही हैं वह नजर आती है, यानी सामने का हिस्सा वह कार का देख लेता है। कौन सा भाग? ये वाला भाग। कार के पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता क्योंकि पीछे के हिस्से का से टकरा कर जाने वाली किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। जबकि दूसरी ओर जाने पर जब बच्चा देखता है तो कार के दूसरे हिस्से का भाग है वह उसे नजर आता है, क्योंकि यहाँ की किरणें उससे टकराकर उसकी आंखों में आती। सामने बड़ा सा आईना हो अगर कार के उस तरफ, तो हमें आगे वाला हिस्सा भी नजर आएगा क्योंकि आईने में से वो किरणें टकरा कर आएंगी। तो यह हिस्सा अब नजर आ रहा है क्योंकि यह उसके सामने है, परावर्तित होकर किरणें आंखों में आती। अब हम चलेंगे समतल दर्पण को देखने, कि समतल दर्पण इसी प्रकाश के परावर्तन पर ही काम करता है, वरना दर्पण का कोई उपयोग ही नहीं। और दर्पण हमारे घरों में इसी थ्योरी पर, प्रयोग पर काम करता है, गुणधर्म पर, कि इससे टकराकर सारी किरणें वापस आती हैं। इसलिए जो कुछ बाहर है वही अंदर में दिखाई देता है, और जो कुछ अंदर है वही हमें बाहर दिखाई देता है। और इस तरह का अनुभव हर बच्चों ने किया है, आपने भी किया होगा, अपने घरों में देखा होगा किस तरह एक बच्चा आईने के सामने खड़ा होकर खेलता भी है, क्योंकि उसे पता नहीं कि अंदर ये दूसरा बच्चा कहाँ से आया। इस बच्चे से टकराकर जितनी भी किरणें हैं वो आईने में जाती है और आईने से वापस आती है, तो स्वयं का प्रतिबिंब नजर आता है।
तो आईने में बनने वाला प्रतिबिंब एकदम हूबहू नजर आता है, हमारे जैसा सामने है उसको वैसा नजर आता है। चलिए अनुभव करते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये बच्चा देख रहा है, वेरी गुड, और उसके सामने आईना है। आप लोग भी आईने के सामने डांस किए होंगे ना, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, क्या दोनों एकदम सेम? उसका दायां हाथ, उसका बायां हाथ, उसका आकार और दर्पण से वो कितना दूर है, अंदर कितना है, उसको ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चलता है? सबसे पहला हमें बात पता चलता है कि जितना बड़ा वह लड़का है, जितना ऊंचा, उतना ही ऊंचा उसका प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। ये पहली बात मिल गई। बड़ा होगा तो प्रतिबिंब भी बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहां तो आकार बराबर हो गया, लेकिन अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहां क्या गड़बड़ हो गया? तो यहां पर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब समान दूरी पर तो बना है, लेकिन दर्पण के पीछे बना है। ये भी समान दूरी पर है, दर्पण के पीछे। लेकिन एक और बात नजर आ रही है। कौन सी बात? ध्यान से देखिए। पहला तो यह है कि जितना दर्पण के सामने वस्तु है उतना ही अंदर वो दिखाई देता है। दोनों की दूरी दर्पण से समान ही होती है। पीछे गया तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा, और दर्पण के पास आ गया तो प्रतिबिंब भी उतना ही पास आ जाता है। फिर भी और एक इसमें बात नजर आ रही है। क्या बता सकते हैं कौन सी है वो? ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब का दायां और बायां पक्ष बदल जाता है। लेफ्ट और राइट हिस्सा प्रतिबिंब का अलग हो जाता है। जैसे कि क लिखा हुआ, उसका राइट और लेफ्ट हिस्सा जो दिखाई दे रहा है हमें, वह प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है। राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है। आप भी दर्पण के सामने खड़े होंगे, आपका राइट हैंड प्रतिबिंब का लेफ्ट हैंड होता है, और आपका लेफ्ट हैंड प्रतिबिंब का राइट हैंड नजर आता है। तो इस तरह से लेफ्ट राइट का जो दायां बायां पक्ष है वो बदल जाता है। ऊपर नीचे का पक्ष नहीं बदलता। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहता है, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमने देखा, उसमें क्या गुणधर्म देखा हमने? 3 बातें उसमें प्रमुख बातें हमें नजर आई। सबसे पहली बात नजर आई कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब का दायां बायां पक्ष बदल जाता है, बराबर। उसके बाद हमने देखा दर्पण का प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण का, वह दर्पण से समान दूरी पर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। हम दर्पण के आगे जितना होते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही उतना ही बनता है। और हम देख रहे हैं जो लिखा हुआ हिस्सा है सामने राइट साइड में एक दर्पण है, उसमें कैसे वह दिखाई दे रहा है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में नजर आता है। छोटा वस्तु छोटा ही दिखेगा, बड़ा वस्तु बड़ा ही नजर आता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।